तो चलिए 251 क्वेश्चन पर हम अब यहाँ पर चलते हैं। सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? तो प्रतिपादित शिक्षण ऐसा नहीं है, प्रतिपादित शिक्षण नहीं दिया जाता है। शिक्षण की व्याख्यान विधि ये भी गलत है रट करके, तो ये तो वैसे ही सरासर गलत है। पूछताछ आधारित शिक्षा, जब भी बच्चे आपस में पूछताछ करते हैं या फिर हम उनसे पूछताछ करते हैं तो बच्चे यहाँ पर सोचना स्टार्ट करते हैं और चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शिक्षण जो पहले से प्रतिपादित है उस चीज के बारे में आप बताने लगोगे तो क्या बच्चा सीखेगा? कंस्ट्रक्टिव मतलब कि संरचना करना, संरचना तब करेगा जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके आंसर तलाशे जाएंगे और क्वेश्चन के आंसर तो दे देगा, फिर क्वेश्चन बनाना भी तो है। इसको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा दम लगता है, आपको पता ही है कि क्वेश्चन आपसे बोला जाए बनाइए क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आंसर तलाशते तलाशते हम लोगों ने क्वेश्चन बनाना ही भूल गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछताछ आधारित शिक्षा जो होगी, आप 2-4 प्रश्न पूछिए अपने दोस्तों से, आपके दोस्त आपसे। सामूहिक चर्चा की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो भी राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 2 राइट आंसर। चलिए, छात्रों की भ्रांतियों को क्या करना चाहिए? निर्मित करना चाहिए, बढ़ा दो भ्रांति, ऐसा कंफ्यूज कर दो कि बच्चा समझ ना पाए किसको बोलते हैं किसको नहीं। पहचानना चाहिए, ठीक है, पहचानना चाहिए। अनदेखा करना चाहिए, गलत। प्रचारित करना चाहिए भी गलत है। पहचानना चाहिए, छात्रों में बीच में क्या भ्रम आ रही है ना, चीजों को लेकर के क्यों कंफ्यूज है। जैसे कि मान लो आज यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखते हो, कहीं और 10 क्वेश्चन, कहीं और 10 क्वेश्चन, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, हर कोई अपने हिसाब से बताता है। भाई व्यक्तिगत जानते ही हो, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप कंफ्यूज होगे तो क्या करोगे? आप इस चीज को पहचानिए कि आपके अंदर कंफ्यूजन क्या है। मैं तो ये पहचानता हूँ कि हाँ, बच्चों को इकट्ठा सारे क्वेश्चंस मिल जाने चाहिए ताकि बच्चे इस चीज को तो एटलीस्ट देख लें कि 300 क्वेश्चन हमने एटलीस्ट कर लिया है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पर आप देखेंगे 300 क्वेश्चन आपने कर लिया है, उस चीज को लेकर के पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये लगे कि हाँ, हमने कुछ पढ़ाई करी है और पेपर में डर खत्म हो जाता है। छात्रों में भय का भाव जो होता है वो क्या करता है? अधिगम में सुधार करता है, गलत। अधिगम के लिए हानि पहुंचाता है। अगर आपके अंदर भाव आगे डर का, जैसे आप देखते हो कोई नोटिफिकेशन आया तो कोचिंग वाले आ जाते हैं, सिलेक्शन यहीं से होगा, फटाफट आ जाइए आप लोग, अदरवाइज क्या होगा कि आप लोग फेल हो जाओगे। और इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन लेते हैं, जैसे मान के चलो कि सीट आ गई, अभी केवीएस में सीट आई थी लगभग 6000 प्राइमरी में, और बच्चों ने लगभग 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, और इसमें से कुछ नहीं तो 2-3 लाख बच्चों ने तो कहीं ना कहीं कोर्स खरीदा होगा। कोर्स लेते समय सभी बोलते हैं कि सिलेक्शन यहीं से होगा, जब फेल हो जाते तो कहते हैं कि जो जो हमने बोला था आपने किया ही नहीं। तो भाई जब कोर्स लेते समय ये क्यों नहीं बोला जाता है कि भाई जब लोगे तो फेल भी हो सकते हो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है? नहीं, लेते समय तो ये सब कभी नहीं पूछा जाता कि मेरा कोर्स लेके भी आप फेल हो सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है? छात्रों भय का माहौल पैदा किया जाता है कि हाँ, आप फेल हो जाओगे, ले लो। बाद में बोला जाता है जो टॉप कर गया हमने पढ़ाया था, जो फेल हो गया, भाई फेल हो गया तो अपनी गलती से फेल हुए हो, टॉप करते तब तो हमारी वजह से टॉप करते। तो ये सारी चीजें देखो यार, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है डर का माहौल पैदा करने के लिए। और इसी तरीके से आप देखोगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी बोला जाता है, क्लास के अंदर ना बच्चों को मुर्गा बना दिया जाता है, बाहर खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है कि हमारे से ट्यूशन लोगे ना तभी जाकर के तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। तो बच्चे डर के मारे उनके घर में ट्यूशन भी चले जाते हैं लेने के लिए, इसलिए तो सरकार ने बैन कर दिया, एनईपी में ट्यूशन पर रोक लगा दी गई है। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। तो हानिकारक होता है यार, अगर किसी चीज को डरा करके करोगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो था सही था। निम्न में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह, योग्यता की चाह। तो प्रसिद्धि, अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है, आप टिकटॉक पर वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम रील पर वीडियो बनाइए, फेमस हो जाइए, लेकिन महारत तो नहीं हासिल कर सकते ना। विकल्प जो है छात्रों को महारत हासिल करने के लिए, आप फेमस हो जाएंगे। तो फेमस होने के लिए कौन महारत हासिल करते हैं? मैं फेमस होना चाहता हूँ। हर इंसान जो है कामयाब होना चाहता है। कामयाबी जरूरी नहीं है कि फेमस होकर के ही मिले। कामयाबी इंसान, मैं तो सामने कभी नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि मैं कामयाब नहीं हुआ। जो सामने आकर के वीडियोस बना रहे हैं उनको लगे कि हाँ वो तो फेमस है तो बहुत ज्यादा कूल है या फिर बहुत ज्यादा वो पैसा छाप रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सामने आकर के पीछे रह करके ये सब आपके ये चीज डिसाइड नहीं कर सकती कि आप कितने कामयाब हैं। धन की चाहत के लिए आप कभी भी मेहनत ना करें कि आप पैसा कमाएंगे। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप सोचेंगे कि मेरा 40-50 हजार अकाउंट में टक से गिर जाए और मैं अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान अगर एक तरफ से देते हैं तो दूसरी तरफ से लेते भी हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको ये चीज समझनी है कि आप कुछ ऐसा करिए कि आप कभी भी फेल ना हो जीवन में। अगर नौकरी मान लो आपकी नहीं लगी, इतनी चीजें पढ़ाई कर रहे हो, नहीं लगी, क्या करो? सत्ता की चाह के लिए कभी भी इतना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्ता 5 साल में एक बार आती है और अगर नहीं आई तो फिर सोच के देखो कितनी बड़ी कंडीशन खराब होने वाली है। योग्यता की चाह, अगर व्यक्ति योग्य हो, बोलते हैं ना हाथ का हुनर कभी भी धोखा नहीं देता, तो हाथ का हुनर मतलब योग्य बन जाइए इतना कि कोई दिक्कत नहीं। आप पढ़ रहे हो ना, अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सिलेक्शन नहीं होता तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ। आने वाले टाइम में एजुकेशन तो सबसे बड़ा हब है और एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकता।
एजुकेशन ऐसे फील्ड में आप हो कि एजुकेशन कभी खत्म नहीं हो सकता। आप इस चीज को याद रखो, आप कहीं भी पढ़ा सकते हो, 2 पैसे कमा सकते हो, इसके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो चीजों को सीखने की योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। ठीक है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। और मैं बार बार क्वेश्चन के ऑप्शन इस तरीके से समझा क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि मुझे आप लोगों को पास ही नहीं कराना है, मुझे आप लोगों को टीचर के लिए तैयार करना है। 50 बच्चे पढ़ते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 50 बच्चे अगर कामयाब होंगे तो बहुत बड़ा नंबर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित, हतोत्साहित मतलब कि कहना चाहिए एक दूसरे का सहयोग मत करना तुम लोग, बिल्कुल मत करना। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, कहना चाहिए कि एक दूसरे से तुम लोग तुलना करो अपने आप में। देखो, सहयोग को हतोत्साहित करना मतलब सहयोग नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना कि प्रतिस्पर्धा करो भाई एक दूसरे से। ठीक है, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना कि अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, क्रिएटिव कर रहे हो, अरे बेकार आदमी हो यार आप, क्रिएटिव नहीं करना, रटो बैठ करके। आप बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, पिन ड्राइव जो पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए ना, उस तरीके से बिल्कुल जिसने शोर किया मॉनिटर नाम नोट कर लोगे। ये सब चीजें करोगे तो अर्थपूर्ण अधिगम कहाँ हो पाएगा। बच्चे डर के रहेंगे, जहां आप जाओगे अगर क्लास में से तो कहेंगे चलो चली गई। आप इस चीज को समझिए कि संप्रदाय की समझ को महत्व देना, जो भी कॉन्सेप्ट्स है ना उन कॉन्सेप्ट को आप समझाइए। बच्चे नहीं समझ पाते हैं दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, आपको नहीं समझ में आता है तो आप समझिए ना, लेकिन समझाइए जरूर समझ करके। ये वाला आंसर जो होगा राइट होगा। आंसर नंबर 4 राइट। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है, परीक्षाओं पर प्रबंधात्मक है। अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है मेरे हिसाब से, ठीक है, और इस सीटेट के हिसाब से भी है, क्योंकि समाज के अंदर ही तो एक प्रगतिशील कक्षा हो सकती है। आप सोच रहे हो कि आप एक सरल प्रक्रिया है प्रगतिशील कक्षा में, अधिगम एक सरल प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं है। अगर सरल प्रक्रिया होगी तो हर एक बच्चा प्रगतिशील कक्षा में एडमिशन ले लेगा, या फिर हर एक बच्चा जो है प्रगतिशील कक्षा में बैठेगा, हर एक बच्चा प्रगतिशील वाला बच्चा होगा, ऐसा नहीं। एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना कक्षा में प्रगतिशील टाइप का माहौल बना पाते हैं। और सामाजिक मतलब क्या होता है, सब मिलजुल करके चर्चा, संवाद, वाद विवाद, तार्किकता, क्या क्या होता है प्रगतिशील कक्षा में। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा। केवल वाले जो है मोस्टली 99% नेगेटिव होते हैं, परीक्षाओं पर प्रबंधात्मक है, ये गलत बात है। आंसर नंबर 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे भारत वर्ष के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है कि आप यहां पर देखोगे मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हिंदी और या तो अंग्रेजी या तो संस्कृत, आप कोई भी 3 भाषा के बारे में जान सकते हो। तो त्रिसूत्रीय भाषा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आंसर नंबर 4 होगा राइट आंसर। बैठक की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। तो देखिए लचीलापन बैठने में, अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना, तो समूह में कार्य करने तो व्यवहारवादी तो है नहीं यार, कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होगा, सामाजिक केंद्रीय गलत हो गया, पाठ्य पुस्तक ये भी गलत हो गया। तो वैसे ही शिक्षा केंद्रीय कक्षा कक्ष बेकार हो जाता है, पाठ्य पुस्तक ये भी गलत, बाल्य केंद्रित कक्षा होगी ना, तो ये तो दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, व्यवहारवादी कहीं दिख ही नहीं रहा। लचीलापन कब आएगा, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं, वो है आंसर नंबर 2 की। ठीक है, तो संरचनावादी यहाँ पर बच्चे जो है खुद एक दूसरे के साथ सीखते हैं। अगर एक बच्चे को मान के चलो कि 4 बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसने एक क्वेश्चन पूछा, इसको नहीं आया जवाब, इसको भी नहीं आया जवाब, तो ये बच्चा बता देगा। यही तो सीखने की फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप रहो कि नहीं तुम 2 इधर हो जाओ, तुम 2 इधर हो जाओ, और तुम एक दूसरे से क्वेश्चन पूछो, इसने एक क्वेश्चन पूछा, इससे इसको आता ही नहीं है, तो फिर मतलब क्या करेगा, बेवकूफ बना रहेगा नहीं, फिर तीसरे से पूछेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष में ही ये चीजें देखने को मिलती है। राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है। मानकीकृत एवं एक समान, पूरी तरीके से परीक्षाओं पर केंद्रित, पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, संलग्न व संदर्भित। तो किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपने कक्षा कक्ष में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा। तो देखिए मानकीकृत एक समान काम नहीं कर सकते। शिक्षक जो है अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं, जैसे मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं, उन 30 बच्चों पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ, एक एक बच्चे पर ध्यान देना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दूंगा, 8 बजे आना है, 5 बजे जाना है, ऐसा तो नहीं करना। पूरी तरीके से परीक्षा एक ले लूंगा, ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऐसा नहीं है। संलग्न और संदर्भित, ये वाला चीज हमें करना है।
ऐसी चीजें अटैच करनी है, बच्चों के साथ अटैच होना पड़ेगा और रिलेवेंट चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और वो चीजें डिस्कस करें जो रिलेवेंट हो बच्चों के साथ। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने पर तो हम लोग कभी जोर ही नहीं देते हैं भाई, ये तो गलत हो गया। पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया मदद करना, ठीक है। तुलना करना, ये भी गलत है। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 3 जो है यहाँ पर राइट आंसर है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्री पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी, AtoStudy.com पर जाइएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 300 क्वेश्चन में बस कुछ ही क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि समावेशन का क्या अर्थ है? सभी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना, अनुचित प्रयास व अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं का देखा करना। समावेशन क्या है? निरपेक्ष होकर के अपनाना। किसी भी समाज से बच्चा आता है, उसको ना क्या करना है? निरपेक्ष, मतलब उपेक्षा नहीं करनी है, उसको अपना लेना है। ऐसा नहीं देखना है कि नहीं यार ये इस समाज से आता है, ऐसा नहीं। अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा कर देना, ठीक है। अलगाव पैदा करने वाली जो बाधाएं हैं उनको देखना पड़ेगा ना, क्यों अलगाव पैदा कर रहे हैं। अनदेखा नहीं करना, इसको देखना है, ठीक है, और उनको सुधारना भी पड़ेगा। अब मान के चलो कोई 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब उसको देख रहे हो और टीचर मुस्कुरा के कहे चलो पहले लंच करते हैं फिर देखेंगे, तो दोनों आपस में लड़के कट जाएंगे। वहां पर करना क्या है? आप उसको देखेंगे कि अरे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं करते, एक हो, पढ़ाई करो एक साथ मिल करके। तुम्हें कुछ आएगा तो ये बताएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा तो ये बताएगा। क्या दिक्कत है यार इसमें? ये सारी चीजें समझानी पड़ेगी। भेदभाव को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। ऐसा ही जोड़ता मतलब कि पता चले तूफान बने हुए हो क्लास में कि हम हमारे चाचा विधायक हैं यहाँ पर, हमसे कोई लड़ना मत, हमसे कोई बात मत करना, हम जिसको बोलेंगे वो चीज करनी है। तो समावेशी शिक्षा कैसे हो पाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भागीदारी जुड़ाव के असमान अवसर। असमान मतलब कि सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। किसी को 2 बार मौका मिलेगा, किसी को 100 मीटर की रेस में ले गए, उसको 4 बार से ले जा रहे हैं, जीत के आता नहीं है, लेकिन दूसरा जीत सकता है, उसको 1 बार में नहीं ले गए। तो इस तरीके का समान अवसर नहीं देने। आंसर नंबर जो होगा यहाँ पर कौन सा होगा? आंसर नंबर 1 होगा। सभी को समान अवसर दिया जाएगा कि बिना किसी सामाजिक पहचान से, ठीक है, सामाजिक पहचान नहीं देखनी है उसमें। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? ठीक है, तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए तो विद्यार्थियों को पहचानें और उनका सम्मान करें, ठीक है। तो प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें, ठीक है। शिक्षण के संविविधता। अब देखिए, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए, सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी को, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हुए हैं, 30 बच्चे हैं मान लो, तो 30 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी अलग पृष्ठभूमि से हैं, कुछ अलग पृष्ठभूमि से हैं, तो उनको सम्मिलित करना है समावेशी कक्षा में। तो शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो विद्यार्थियों को पहचानना चाहिए सभी बच्चों को और उनका सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता देना चाहिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर मान के चलो कि हिंदू ज्यादा हैं, ठीक है, 30 में से 25 लोग हिंदू हैं, 5 लोग मुस्लिम हैं, तो पता चले सिर्फ हिंदू की बात सुनो, मुस्लिम की ना सुनो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सामग्रिक विविधता को शामिल करना चाहिए, ये सही बात है, ये वाला आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन जो गलत था बचना है, तो इससे बचना, आंसर नंबर 2 से बचना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डिसलेक्सिया से रिलेटेड है, मुख्य रूप से किसमें दिक्कत होता है तो बताया जाता है, तो ये होता पढ़ना। डिसलेक्सिया पढ़ना से रिलेटेड होता है, इस चीज को याद रखेंगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। डिसकैलकुलिया जो होता है गणित से रिलेटेड है, डिसग्राफिया जो होता है लिखने से, डिस्प्रेक्सिया आंख और गति के बारे में होता है, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 1 होगा राइट। जैसे कि हाथ का और आंख का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं तो उसको डिस्प्रेक्सिया। डिसफेजिया होता है भाषा को अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। चलिए उस चीज के बारे में मैं बात तो करूंगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्न में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होता है? तो यहाँ पर देखोगे केवल निश्चित विधा एक दिया जाता है, तो ये गलत होगा। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे हैं तो उसको विफलता, क्षमता की कमी को माने, टेके बहुत लंबे और बारंबार दत्कार दें, गलत है। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें, ये वाला राइट आंसर होगा। अगर मान के चलो कि कोई दिक्कत आपको आ रही है किसी चीज को समझने में, तो आप उसको बार बार ऐसे चीजें दें कि बच्चा सीखे, बार बार विकल्प देना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा सीखेगा, ठीक है। आरोपण क्षमता की कमी को माने, ऐसा करें कि तुम्हारे अंदर कमी है इसी वजह से तुम नहीं सीख पाते हो, ठीक है, बार बार उसको कार्य दे दो अलग से, तो ये सारी चीजें तो गलत है ना, अवसर प्रदान करना पड़ता है। चलिए प्रतिभावान विद्यार्थी को देखेंगे, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं, सही बात है। अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, ऐसा गलत बात है। प्रतिभाशाली है तो अपने से
5वीं क्लास में तो 4थी क्लास के प्रश्नों को तो हल कर ही सकता है। सरल और समान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं है वो मुश्किल कार्यों को करते हैं। मूल बातों में सहज समझ का अभाव होता है, नहीं मूल बातों को तो अच्छे से समझते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, दंडित और अवरुद्ध करना चाहिए? तो प्रोत्साहित करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, दंडित और अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। किसी भी, अगर मान के चलो कोई बच्चा है जो प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनुमान लगा रहा है, तो उसको प्रोत्साहित करिए कि ठीक है सर, मुझे लगता है ना कि इसका आंसर ना 2500 और 2600 के बीच में होगा। तो अनुमान लगा रहा है तो प्रोत्साहित करो, ऐसा नहीं अरे बेवकूफ है क्या, करेक्ट बता, ऐसा नहीं करना है। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्ययों पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना, अधिक ग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। तो बिना समझे अगर लिखोगे तो कोई मतलब है नहीं। जानकारी को नई समस्या पर लागू करना ठीक है, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना ये ठीक लग रहा है, विभिन्न उपसंप्रत्ययों के बीच संबंध को क्रियान्वित करना चाहिए, ये भी सही बात है। ठीक है, नई समस्या, तो सिंपल सी बात है, ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि किससे बचना चाहिए? संप्रत्यय जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको फैलाना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छा कमांड चाहते हो, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? विस्तारण मतलब कि कमांड होता है, ठीक है, एक्सटेंशन कमांड होता है, फैलाव होता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सब जो संप्रत्यय से जुड़े हुए कुछ सब 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 कॉन्सेप्ट हैं उनके बीच में भी आप रिलेशन जोड़ने की कोशिश करोगे। ठीक है, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण चीजों को भी देखोगे। ठीक है, उसके उदाहरण क्या है, उसके क्या उदाहरण नहीं है, उन सभी चीजों को भी देखोगे। ठीक है, जानकारी को नई समस्या पर लागू भी करोगे। ये चीजें राइट आंसर है। 3 है जो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत पूछा है, बचना चाहिए किससे? तो चौथे से बचना चाहिए, चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? तो देखिए, उनके सामाजिक संदर्भों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, सही बात है। अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य दोगे तो भाई कम नहीं कर सकते हैं। उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जीवन में जो कर रहा है उससे इरेलीवेंट चीजें करवाओ। बोला जाए कि डेली 8 घंटे सोता है, अब उसको बोलो कि डेली 8 घंटे पढ़ो, तो नहीं कर पाएगा। अमूर्त से सरल की ओर जाना, ऐसा नहीं है, सरल से अमूर्त की तरफ जाते हैं। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर डेली बेसिस पे अगर मान के चलो आप चाय पीते हो, 3 चाय पी लेते हो डेली बेसिस पे, और अगर आपसे बोला जाए कि अब कभी भी तुमको चाय नहीं पीना, तो आप तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। जैसे पियक्कड़ लोग रात को अगर दारू ना मिले तो पागल हो जाते हैं। सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ठीक है, सीखने के लिए सार्थक जो सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? प्रतिस्पर्धा नहीं, सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। विचारों अनुभवों को जगह देना चाहिए, जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, भी गलत हो गया। तो आप देखो, जानकारी के पृथक खंडों में प्रस्तुत करना ये भी ठीक है, लेकिन सार्थक तरीके से अनुभवों को जगह देना ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पृथक खंडों में प्रस्तुत करना जानकारी को, अलग खंड में अलग खंड में, ये थोड़ा सा ठीक है। ऐसा नहीं है किसी भी जानकारी को तोड़ करके सिखाया जा रहा, समझाया जा रहा, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों के अनुभवों को अगर जगह दे दिया जा रहा है तो ये ज्यादा ही अच्छा है। तो आंसर नंबर सेकंड जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 170 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें, ये तो गलत हो जाएगा। फिर पहले जटिल उदाहरणों को प्रस्तुत करें फिर सरल, ये तो गलत हो जाएगा। नई जानकारी को बचना किससे चाहिए? इसी से बचना चाहिए भाई। ठीक है, सिंपल सी बात है। उन्हें दिए गए उदाहरणों में सामान्य गुण खोजने के लिए कहें, संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। उदाहरण भी और गैर उदाहरण दोनों इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बचना किससे चाहिए? तो आपका आंसर नंबर 3 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। राइट आंसर, आंसर नंबर 3। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, 300 प्लस क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाकर के देखिए जरूर। 8hourstudy.com पर नोट्स भी हैं, पीडीएफ अलग है, नोट्स अलग है। पीडीएफ नोट्स तो है, नोट्स भी हैं, जाकर के वहां पर सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखेंगे, 36 वीडियो देखोगे, उससे कुछ नहीं होगा। जो कंटेंट यहाँ पर परोस दिया जा रहा है ना, उस कंटेंट को जाकर के सिर्फ 2 4 10 मिनट लगेगा, एक बार पढ़ो, रिवीजन करो, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। बाकी इच्छा तो आपकी है दोस्त, आपको शिक्षक बनना है, मैं तो सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। आपको लगे मेरा इसमें स्वार्थ है तो जाहिर सी बात है, आप जो चाहे सोच सकते हैं। आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, इच्छा आपकी है, हर कोई मेहनत करता है, आप भी मेहनत कर रहे हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिए कंटेंट दे रहा हूं, आप उस कंटेंट को कंज्यूम करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। चलिए, मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखेंगे अपना। चलिए दोस्तों, 271 नंबर प्रश्न से हम ये स्टार्ट करेंगे। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 8hourstudy.com पर यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, नोट्स भी मिलेगा, वहां जाके आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी की ऑफ सक्सेस। ठीक है, चलिए, विशिष्ट जानकारी स्मरण पर
कोई एक ऐसी जानकारी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशिष्ट है, स्पेशल है, उसका स्मरण पर आधारित प्रश्न है एक, और उस प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की, ऐसा करने से विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है। कहने का मतलब ये प्रश्न आपके सामने है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपने कुछ ऐसे स्पेशल जानकारी को याद करने की कोशिश की कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको वो सारी चीजें याद आ जाती हैं और आपने आंसर दे दिया। अब आंसर देने के बाद आप ये सोच रहे हो कि आखिर मैंने ऐसा कर कैसे दिया, आखिर इसमें मेरी मदद क्या कर रहा है। तो आपका अधिसंज्ञान जो है मैसेज का मदद करता है, मतलब कि कॉग्निटिव, मेटा कॉग्निटिव जिसको कहते हैं, दिमाग आपका, वो आपकी हर चीज में मदद करता है। राइट आंसर है आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा लक्ष्य है, ठीक है, एक लक्ष्य है कोई भी, ये आपका लक्ष्य है एक, ठीक है, टीचर भर्ती। तो प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश, अगर हर एक कहीं ना कहीं देखोगे ना, स्टेप पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, कुछ हर एक स्टेप पर कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं इसको, कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है, कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसको क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। कलन विधि मतलब कि एल्गोरिथम, ठीक है। अब जैसे YouTube पर आप देखोगे मेरे वीडियोस पे 150 व्यूज आते हैं, 180 व्यूज आते हैं। इसका रीजन क्या है कि YouTube जो है ना, इस वीडियो को आगे नहीं भेजता, ठीक है। 600 लोग देख रहे हैं, 600 लोगों को YouTube ने वीडियो भेजा और 600 में से 180 लोगों ने अगर वीडियो को देखा तो सौदा बुरा नहीं है। लेकिन अगर यही 600 लोगों की बजाय हम 60,000 लोगों तक भेजे तो ये व्यूज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, कुल मिला जुला करके 1800 या 18,000 व्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एल्गोरिदम है ना, इस तरीके से काम करता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। अब ये एल्गोरिदम क्यों काम करता है कि पहले मान के चलो कि पहले 15 लाख 20 लाख बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, मतलब कि सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। अभी कितने बच्चे हैं, 4.5 लाख बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब वो 4.5 लाख बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे। अभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि अब जब पेपर आएगा तो पढ़ेंगे। टीचर तो मेहनत यहाँ पर कर रहा है, लेकिन वो जब 2-4 दिन रहेगा ना, तब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तब जाकर के सारे वीडियोस पे व्यूज आएंगे। और एल्गोरिदम ये कहता है जब बच्चे ही नहीं है तो हम भेजें किसके पास। अब जब 600 बच्चे ही पढ़ रहे हैं तो 600 बच्चों को एक पास ही तो भेजेंगे ना, हम 60,000 बच्चों के पास भेजेंगे, वो बच्चे देखते ही नहीं है, तो एल्गोरिदम ये कहता है कि नहीं भेजना है। कहने का मतलब ये है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण आपको निर्देश दिए जाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। एल्गोरिदम मेरा ये कहता है कि आप वीडियो मत डालो, बट मैं फिर भी वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि बच्चा आराम से देख सके बाद में भी, ठीक है। तो आपको एक फॉलो करना पड़ेगा हर एक चीज को। सक्सेस चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर एक चीज का एल्गोरिदम होता है, उस चीज पर काम करेंगे। जैसे सुबह उठिए जल्दी, 8 घंटे डेली बेसिस पर पढ़ाई करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता से। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। ठीक है। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बतलाती है, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो तो गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप अगर कंफ्यूज हो तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। आप किसी चीज को लेकर के अगर कंफ्यूज हो तो इसके बारे में सोच रहे हो तो ये गलत नहीं है। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं हैं। ये भी नहीं कहा जा सकता कि आप उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं आपके पास हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप मान के चलिए कि ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शंस आप तलाश नहीं कर पाते हैं, इन ऑप्शंस में आपको कठिनाई होती है और कंफ्यूज है कि बी होगा कि सी होगा, तो कहीं ना कहीं आप उच्च क्रम की भावना बौद्धिक क्षमताएं नहीं है अगर आपके पास होती तो आप करेक्ट मारते कि आंसर नंबर जो होगा 3 होगा। ये कैसे होता है, ये चीजें पढ़ते पढ़ते रहने से आती है और पढ़ते पढ़ते रहने से भ्रांतियां भी खत्म होती हैं। कंफ्यूजन खत्म होता है जब आपके पास फैक्ट्स होते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं। तो अवधारणाओं के बारे में, मूल कोई भी कॉन्सेप्ट है उनके बारे में अगर आपकी समझ है तो कहीं ना कहीं आपकी भ्रांतियां नहीं होंगी। जैसे कि देखो, आप फेक न्यूज बहुत ज्यादा चलता है, न्यूज में फेक न्यूज चलता है और फेक न्यूज चलने के बाद उस न्यूज को सभी लोग देख लेते हैं और फैला देते हैं और सब, किसी को लगता है सही है, किसी को लगता है गलत है, किसी को लगता है ट्रू है, किसी को लगता है फॉल्स है। अब बाद में बोला जाता है कि वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी लोगों ने तो इस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर लिया। अब बाद में कोई करेक्ट कर नहीं आता कि उसने फैक्ट गलत था कि सही था, लेकिन बाद में लोग यही कहेंगे कि यही वो लड़का है, ठीक है, यही वो लड़का है जिसने ये काम किया था। लेकिन बाद में ये नहीं पता चलेगा कि हाँ उस लड़के ने नहीं काम किया था, झूठा केस था, बट फिर भी लोग कहेंगे यही था, इसके ऊपर केस हुआ था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप भ्रम की स्थिति में तब तक रहेंगे जब तक आपको समझ नहीं होगी। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर।
चलिए 274 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति विद्यालय में गर्व का कारण बन सकती है। अगर आप एक सफलता पूर्वक कहीं ना कहीं आप गर्वान्वित महसूस करना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं असफलता का कारण स्वयं को बता करके। तो आप एक चीज बताइए, आप कभी भी गर्व का कारण जब आप असफल होंगे तो आप बताएंगे कि मेरी वजह से सभी असफल हुए, ये तो बहुत गलत बात है ना, ये तो बहुत गलत बात है। आप सभी की असफलता का श्रेय आप खुद क्यों कैसे ले सकते हैं, और अपनी असफलता का श्रेय ठीक है लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस चीज को समझिए, अगर गर्व की स्थिति बनना है तो गर्व का कारण कब बन सकता है विद्यार्थी, अरे आप असफलता का लेकर के गर्वान्वित कोई महसूस करता, अगर आप मान के चलो कि एक दौड़ होती है, उस दौड़ में आप फेल हो जाते हो, एक परीक्षा होती है जिसमें आप फेल हो जाते हो, ठीक है, और उसके बाद आप गर्वान्वित महसूस करोगे तो फिर तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते, आप हमेशा फेल होकर के गर्वान्वित महसूस करोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि फेल होने के बाद टूटा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चौड़े में घूमा जाता है। असफलता कारण दूसरों को, देखो आपने पेपर दिया है, आपने मेहनत नहीं करी तो असफल तो आप खुद हुए ना, तो दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, ये भी फैक्ट बात है, जब सफलता कारण दूसरों को माना जाता है। इतना अच्छा प्रश्न है ना कि इस प्रश्न का आंसर लोग बार बार गलत देते हैं, ठीक है। आप इस चीज को समझिए, कभी भी आप सफल होंगे तो अब इसमें बच्चा तो 3 ऑप्शन मारता ही नहीं है। रीजन क्या करता है कि हम अगर स्वयं को देंगे तो हम घमंडी हो जाएंगे, हम ईगो वाले बच्चे हो जाएंगे, तो स्वयं को नहीं मानना है, सफलता स्वयं नहीं दूसरों को दे दो या तो असफलता का कारण ले लो। ए और 4 बच्चे मोस्टली इस चीज को मारते हैं आंसर, ठीक है। ऑफलाइन में मैं देखता हूं ए बताते हैं बच्चे, 4 बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। सफलता का कारण जो है स्वयं को माना जाता है, ठीक है। अगर आप खुद को देखोगे ना कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और मैंने अपना कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, तो अगर सफलता का कारण स्वयं को मानोगे तो आप अपने ऊपर गर्व की स्थिति को पाओगे कि हाँ यार मैंने कर दिखाया। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी दुनिया में बाजा बजवाना है, नहीं, आप गर्व फील कर सकते हैं अपने आप में, स्वयं को मान सकते हैं। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्य की समझ बनाने के लिए जरूरी है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, तो बाह्य हो गया। अगर नहीं पढ़ोगे तो टीचर जो होंगे आपको दंड देंगे, तो इसको लेकर के भी आपको अंदर जो होगी वो कौन सी प्रेरणा आ जाएगी, बाहरी प्रेरणा आ जाएगी। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना मतलब कि ये बाहरी हो गया। प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या करोगे, प्रतियोगिता हो रही है तो बाह्य प्रेरणा है। प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या दिखाओगे कि देखो हम प्रथम आ गए। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा प्रभुत्व प्राप्त करना है। अब किसी भी चीज को किसी दूसरे से प्राप्त करोगे तो बाह्य हो गया ना। अब किसी भी समझ को बनाने के लिए आप खुद के अंदर मेटाकॉग्निट अपने दिमाग का सहारा लेते हो, और आपका दिमाग जब किसी चीज को करने के लिए प्रेरित आपको करे तो वो समझ लो आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। राइट आंसर होगा फर्स्ट। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, ओके। और उन्हें मातृभाषा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मतलब कि इंग्लिश मीडियम स्कूल दिख रहा है जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है और कुछ और बोला तो फाइन लगा दिया जाएगा और माँ बाप को बुला दिया जाएगा। उन्हें माता पिता के घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये कहाँ से हो गया यार, माँ बाप कहेंगे बेटा अब स्कूल जाओ ही मत, ऐसा करो, बहुत ज्यादा तुम नवाब बने फिरते हो, अब तुम स्कूल मत जाओ, अपने स्कूल की भाषा अपने तक ही रखो। हमें नहीं पता है गो मार्केट, ये सब चीजें हमें नहीं आती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उनको सिर्फ एक ही फैसिलिटी दी जा सकती है कि अपनी मातृभाषा खुद बोलिए, स्कूल में भी घर में भी जैसे आप बोलते हैं, और चीजों को सीखिए। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएंगे हम। आई होप इतनी सारी चीजें तो मैंने पहले ही करा रखी है, आपको अब दिक्कत नहीं हो रही होगी। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक्स दिए जाते हैं, और लड़कियों को गुड़िया व चित्रकारी जैसे कि रंगोली बनाने वाले संसाधन दे दिए जाते हैं। तो यह अनुपयुक्त प्रथा क्या कहलाती है, कहीं है क्या पक्षपात, ठीक है। या तो रूढ़िवादिता हो जाता, रूढ़िवादिता है नहीं तो पक्षपात से हम काम चला लेंगे, ठीक है। और स्थिरता, कंसिस्टेंसी, इक्वेलिटी तो है नहीं इस चीज में कहीं भी, और सशक्तिकरण की बात हम करते हैं लेकिन इस प्रश्न के अंदर कोई भी चीज नहीं है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वाक जिसको हम प्राइवेट स्पीच, निजी वाक भी कहते हैं, को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देखिए अगर कोई चीज आप इसको सोचोगे ना एक तरह की बीमारी है, तो ऐसा नहीं है।
ठीक है, निजी वाक हर कोई करता, आप भी करते हो, आई कैन डू इट बोला जाता है ना, आप खुद से बोलिए आई कैन डू इट, आपसे बोला ये भी जाता है कि जब आप इंटरव्यू में जाए तो शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो क्यों बोला जाता है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्राइवेट स्पीच सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर किसी ने कर लिया, आप जब शीशे के सामने जाओगे ना तो आपको लगेगा मैं कितना बदसूरत हूँ, मैं कितना घटिया बोलता हूँ। लेकिन उस चीज को अगर आप टैकल कर लोगे ना, अगर आपको उस चीज से प्यार होने लगेगा कि यार मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं तो अच्छा लगता हूँ बोलते समय, मेरा फेस का एक्सप्रेशन भी अच्छा है, और इस तरीके की बातों से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये चीज शुरुआत में अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एक समय के बाद वो चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो प्राइवेट स्पीच बहुत अच्छी चीज है, और इस चीज के बारे में वाइगोत्स्की ने भी बात करी है, पियाजे ने भी बात करी है। तो पियाजे ने उसको आत्म केंद्रितता बोला है, वाइगोत्स्की ने उसको प्राइवेट स्पीच बोला है, जो कि आपको मोटिवेट करने का कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि स्वनियमन सुसाधित होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। शिक्षक की जिम्मेदारी कहीं भी खत्म नहीं हो सकती है, इस चीज को याद रखो। मैं चाहूं तो अपनी जिम्मेदारी खत्म कर सकता हूं, लेकिन उस जिम्मेदारी को खत्म करने से कुछ होने वाला है नहीं। आप लोगों को इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और जो मैं प्लेलिस्ट आपको बनाने वाला हूं, वो प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, और पीडीएफ और नोट्स यहां से जरूर पढ़िएगा। अब प्रोत्साहित इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्वनियमन मतलब कि अपने आप को सुसाधित करता है, आपको ना एक मेच्योर पर्सन बनाएगा। ठीक है, अगर आप खुद से बात ही नहीं, जैसे कि आजकल का ऐसा दुनिया है ना कि आपने रील्स देखे, यूट्यूब वीडियोस देखे, और आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, और इन सभी चीजों को करने के बाद आपको ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। ठीक है, और आप अपने आप को 10 मिनट भी नहीं देते हो। यार अपने आप को 10 मिनट दो, आप इस चीज को देखो, तो जैसे बाइक को सर्विसिंग के लिए देते हो, तो अपने आप को भी तो सर्विस का टाइम दो, कि आप कर क्या रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या करने वाले हो लाइफ में, अचीव क्या करना चाहते हो, कर क्या रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो क्यों नहीं हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें बात करो अपने आप से। आंसर नंबर 3 राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? अब कक्षा में अगर आपने सवाल पूछ दिया क्लासरूम के अंदर, तो 4 में से एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, वो तरीका नहीं हो सकता सवाल पूछने का। तो सवाल पूछने के संदर्भ में विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। अगर बच्चों से सवाल पूछता हूं मैं कि चलो भाई तुम्हें जांच लेता हूं, तुम कितना पढ़ के आते हो और कितना स्टडी करते हो, देखता हूं तुम लोगों को। हाँ, तो ये सारी चीजों को देखने के लिए आप कभी भी सवाल ना करें। ठीक है, अब देखिए, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। ओके, ये मतलब देखते हैं इसको क्या हो सकता है। ठीक है, विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, ये करना चाहिए। ठीक है, ये करना चाहिए। वह प्रश्न जो विवेचना और अनुप्रयोग पर आधारित है, उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है, समालोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी सही होता है। 3 ऑप्शन तो सही हो गए। ओके, तो सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है, यहां पर पूछा है गलत, तो गलत और गलत, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा सही। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। आई होप चीजें क्लियर है। किसी भी चीज को अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि पूछने के बाद आप उसका टेस्ट ले सके, तो ये वाला परीक्षण नहीं हो सकता है। सवाल पूछने का तरीका नहीं है। तरीका ये है कि ऐसा पूछिए कि बच्चे का दिमाग बढ़े, वो कहीं ना कहीं खुश होकर के प्रश्न पूछे और उसके आंसर भी तलाशे, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए इनमें से कौन सी चीज सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना डालना है, अनम्यता पाठ्यक्रम और अनन्य स्कूल कैलेंडर, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चीज बताने की कोशिश करी जा रही है, सख्त। ठीक है, तो विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जो होगी, ये नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा का ये बहुत आप देखोगे कि बेकार सा रूल है। अनम्यता मतलब कि इनफ्लेक्सिबल, रिजिड मतलब एकदम जो हो गया सो हो गया, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत है। फ्लेक्सिबल जब चीजें नहीं होंगी तो बेकार हो गया चीजें, वो बच्चा सीख ही नहीं सकता। कहोगे कि नहीं भाई यही इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होगी, और आपको आता है तो पढ़ो, नहीं तो मत जाओ, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं करना। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ठीक है। सख्त निर्देश, सख्त शिक्षक केंद्रित, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। अगर सख्त बन जाए इंसान, अगर सख्त बन जाए शिक्षक, तो बच्चा तो कभी सीख ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से आंसर नंबर 3 होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है आंसर। चलिए, आंसर नंबर 3 ही है। और यहाँ पर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, यहाँ पर आवास का मुझे नहीं समझ में आ रहा, आवास क्यों है। स्टूडेंट्स नीड, आवश्यकता होनी चाहिए, उचित आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, ठीक है।
चलिए ठीक है, मतलब आवश्यकता के अनुसार उसके लिए जो भी व्यवस्था है वो चीज करना चाहिए। आवास मतलब हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि बच्चा जैसा हर एक फील्ड से आते हैं, जाति धर्म से आते हैं, तो उनको उसके हिसाब से ही आपको वहां पर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा, आंसर नंबर 3। तो मुलाकात करते हैं 281 नंबर क्वेश्चन पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल है, यहाँ पर जाइए दोस्त और नोट्स पढ़िए, सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। आप लोग यहाँ पर जाकर के नोट्स पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्न में से कौन सा, 281 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया मैंने कितनी बार बोला है, जब भी आंख और हाथ का तालमेल नहीं बैठता है, कहने का मतलब है कि आप ये लाइनिंग जा रही है, इस लाइनिंग में आप लिखते समय जैसे कि राम, आम, खाता, अब इसमें कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा आपको, इतने सारे गैप हैं, उल्टा आड़े तिरछे ये सारी चीजें लिखी गई है। तो अब यहां पर जो प्रॉब्लम है ना वो डिस्प्रेक्सिया है, गति समन्वय वैफल्य। ठीक है, वैफल्य फेजिया होता है, इसका मतलब वैफल्य। अब देखिए इसको छोड़िए, इंग्लिश में देखिएगा, डिस्कैलकुलिया मतलब कि क्या होता है, गणित से गुणज, गणित से पठन, पढ़ने से डिसलेक्सिया। डिस्फेजिया जो होता है, डिस्फेजिया होता है ये वाक संबंधी प्रॉब्लम होता है, बोलते समय प्रॉब्लम आपको आने लगे तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया होता है गति से लेकर के समन्वय। तो ये सारे ऑप्शन जो होंगे ये होंगे आपके गलत, और एक आंसर जो होगा वो आपका सही होगा, 4 आंसर। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। आसपास के चित्र रूपी सामग्री मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। बच्चा देख नहीं सकता और चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना, ये ठीक है, मौखिक स्पष्टीकरण ठीक है, लेकिन चित्र रूपी ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को हस्त लिखित नोट्स दें, ये गलत हो गया। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, गलत हो गया। उन्हें एक अलग संख्या में, गलत हो गया। ठीक है, अब चित्र रूपी देख करके कंफ्यूज करा इसने, लेकिन अब देखिए चित्र रूपी सामग्री है, कोई एक मैगजीन है और मैगजीन में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं, तो राइट आंसर तो यही होगा ना। अब मौखिक मतलब कि ऐसा है कि चित्र, जैसे कि न्यूज़पेपर है, अब जो व्यक्ति नहीं देख सकता तो न्यूज़पेपर तो है ही, अब न्यूज़पेपर में कुछ लिखा भी है तो आप उसको पढ़ के बताओगे कि देखिए नई शिक्षक भर्ती में इतने सारे पदों पर भर्ती आने की बहुत बड़ी संभावना, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलेगा रोजगार, फटाफट यहाँ पर एडमिशन ले लें और जल्द से जल्द अपने कहीं ना कहीं जॉब को सुनिश्चित करें। अब इन सब चीजों को देखने के, सुनने के बाद वो बच्चा नहीं देख सकता, फिर भी सुन करके चीजों को तो समझ चुका है, तो राइट आंसर जो होगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। कई बार ऑप्शन अगर नहीं समझ में आता है तो चारों ऑप्शंस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन जो है ना ये एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन के इस तरीके से आंसर हो सकते हैं, ये मोटा मोटी आपके आसपास लेकर के क्वेश्चंस को जाने की कोशिश करता है, तो एक आधा वर्ड पकड़ में आ जाता है तो आपका काम हो जाता है। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए। तो कोई जनजातीय समूह है, उसका एक विद्यार्थी है और वो एक सफल समावेशन मतलब कि ऐसे क्लासरूम के अंदर है जहां पर सभी बच्चे, सभी जाति धर्म के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उसमें अगर ये भी बच्चा है, एक क्लासरूम है जिसमें सभी बच्चे हैं और इसमें एक ये भी बच्चा है, तो इस बच्चे के साथ ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, 4 में से एक ऑप्शन है। तो उसके दैनिक जीवन और परिवेश उदाहरण शामिल करना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है भाई, कि तुमने आज क्या किया, माँ बाप क्या करते हैं, कैसे काम करते हो, कैसे वो काम करते हैं, ये सारी चीजें पूछना, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा लाइफ का, पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने की कि नहीं, सभी चीजों को जोड़ना। सामाजिक संस्कृति संदर्भ को महत्व देना, उनके संस्कृति को महत्व देना। हर कोई इंसान है और उसका अलग महत्व है, और इंसान की गलती ये नहीं है कि वो पहाड़ पर पैदा हुआ या फिर रेगिस्तान में या फिर समतल एरिया पर। तो सिंपल सी बात इस चीज को समझना कि हर एक इंसान का कल्चर अलग अलग है, तो उसका सम्मान जरूर करना चाहिए आपको। ठीक है, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, बिल्कुल फैक्ट है, पाठ्यक्रम में शामिल कर देना चाहिए भाई, वो चाहते हैं कि हमारे लोकगीतों को भी वहां पर शामिल की जाए, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके संप्रदायों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो, मतलब कि इरिलेवेंट हो, तो ऐसे चीजों को पढ़ना
कि बहुत ज़्यादा इरिलेवेंट हो तो वो चीज़ों को से बचना चाहिए टीचर को, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें पढ़ोगे तो बच्चा ऑफेंड हो जाएगा, वो घबरा जाएगा और अगली बार से क्लासरूम में नहीं आएगा। आप अगर ऑफेंड करके चले जाते हो एक टीचर के रूप में तो बाकी बच्चे तो मजाक उड़ाएंगे ना। तो ये वाली चीज़ से बचना चाहिए, जो गलत है और जो बचना है वही आपका यहाँ पर सही है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाना। अब देखिए कौन सी विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। ठीक है, तो देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, जिसको ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार है, ADHD, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, बच्चे जो है ना किसी भी चीज को लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो जब बच्चा इस तरीके की प्रॉब्लम से पीड़ित है और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उसको हमें ठीक करना है, तो हम अगर लंबी अवधि की फिल्म को दिखाएंगे तो ठीक होगा? तो पगला जाएगा बच्चा। अगर आप 5 मिनट की वीडियोस देख करके आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो जाऊंगा और मेरी नौकरी फिक्स है, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर 15-20 मिनट में अगर 10 क्वेश्चन को समझाया जाता है और साथ में आपको PDF बोला जाता है, देखिए अगर ये पेशेंस आपके पास है तो आपके अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं है और आप सफलता को ले जाएंगे। लेकिन अगर ये आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप चाहते हो कि जल्द से जल्द हर चीज हो जाए और एक दिन में ही हम अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए और कल ही मेरी सरकारी नौकरी लग जाए और सभी मेरी इज्जत करने लगे, तो इसमें टाइम लगता है दोस्त। एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो इस चीज को समझिए, बड़ी लंबी अवधि की फिल्म इन लोगों के लिए भैया इनके बस की बात नहीं है। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त करें। स्वलीनता वो होता है कि जो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, वो छुपाते हैं अपने आप को। तो अगर एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रहेगा बच्चा, तो कहीं ना कहीं बच्चा उसमें इंगेज्ड रहेगा। अब एक ही समय सारणी का मतलब ये होगा कि बहुत सारे बच्चे कहेंगे एक ही मतलब कि एक ही चीज बार बार कर रहा मतलब गलत हो गया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके, यहाँ पर लिखा है जितना हो सके, इस चीज को समझो, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है, जितना हो सके। आपको बोला जाता है ना जितना हो सके करो, वरना हम है ना देख लेंगे, कोई दिक्कत, जितना हो सके कर लो। तो ये वाला जो होता है स्वलीनता, जिसमें बच्चे जो है इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, बोलने में आंख छुपाते हैं, तो इन बच्चों को दिन भर कहीं ना कहीं काम में लगा करके रखो ताकि ये इंटरेक्शन करें और समाज के अंदर चीजों को सीखना स्टार्ट कर दें। जितना अकेला फील करेंगे उतना ही इनकी बीमारी बढ़ती जाएगी। डिसकैलकुलिया में जो परेशान है बच्चा, उसको जटिल गणनाओं को देंगे गणना करने के लिए, तो बच्चा उसी चीज की वजह से तो डिसकैलकुलिया से पीड़ित है कि वो अच्छे खासी गणनाओं को नहीं कर पाता। वाक बाधिता, मूल्यांकन के लिए केवल मौखिक रूप से ही स्वीकार करें। अब पता चले कि वो बच्चा बोल नहीं सकता और उसको बोलोगे कि तुम्हारा कल मौखिक परीक्षा लूंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बच्चा कर ही नहीं पाएगा। राइट आंसर की तरफ जाएंगे तो वो होगा आंसर नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो पहला आंसर तो सही हो गया भाई। निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों को अगर शामिल कर दिया आपने, मजे की बात आ गई। पहला आंसर सही है, पहला सही है, पहला सही है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि दोनों गलत हो गया। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। तो अब ये यार ये तो कंफ्यूज कर दिया। अधिगम जो होता है, ठीक है, अब अधिगम मतलब कि जो लर्निंग, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या हो गया, एक अधिगम हो गया। तो मैं डायरेक्ट विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर दे रहा हूं? अरे ना जी ना, ऐसा नहीं है। शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित नहीं किया जाता है, एक प्रोसेस है। जो चीज मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। मैं दोबारा पूछूं कि जिस तरीके से मैंने आपको हर एक लाइन बताया, हर एक क्वेश्चंस मैंने समझाए, क्या उस तरीके से आप समझा सकते हो? नहीं। मतलब कि सीधे तौर पर स्थानांतरित नहीं की जाती है, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है फैक्ट्स की, बच्चे अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को ग्रैब करते हैं, कोई भी चीज सीधे तौर पर नहीं जाती है। तो दूसरा आंसर तो गलत हो गया। तो अब देखो ए और बी दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों तो सही नहीं है, आर तो गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है? ठीक है, जो उनकी अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, तो ये तो गलत हो गया ना। नए ज्ञान का निर्माण का आधार किसे मानते हैं? विद्यार्थी। जैसे आप हो,
और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा मैं करूं जो कि एक नया हो, मतलब नया करना चाहते हो अपने लाइफ में, तो किस चीज को आधार मान के करोगे? किसी ऐसे फील्ड में नया करोगे ना जिस चीज के बारे में आप जानते हो। तो आधार क्या है? क्या है आधार? आधार मतलब क्या होता है? नींव क्या है उस चीज का? और नए ज्ञान के निर्माण का नींव क्या है? जो उनके लिए पूरी तरीके से अपरिचित हो, कोई चीज जानते ही नहीं हो, तो उस चीज के बारे में कहां से कर पाओगे? उसके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हो। ठीक है, तो ये प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए और 4 में से हो सकता है। अब आपको यहां पर बताना है कि पहले से जो बच्चा जानता है कोई चीज और उस चीज को माना जाता है, ठीक है, कोई भी चीज ऐसा है जो पहले से इंसान जानता है, जैसे मोबाइल है, ठीक है। अब मोबाइल के बारे में कुछ एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है बच्चा जिसमें हर कोई पढ़ सके, तो मोबाइल को तो पहले से जानता है ना, और हर कोई जानता है मोबाइल को, उस पर एक ऐसा एप्लीकेशन बनाता है। जैसे कि एक वेबसाइट है, यहाँ पर पीडीएफ भी मिलता है, कोई नहीं देता है, नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा, और वो भी फ्री। अब सोच के देखो, तो एक इनिशिएटिव है, नए ज्ञान का निर्माण करने का एक तरीका है। तो ये चीजों को जो समझा जा सकता है, जो माना जा सकता है, पहले से जो चीजें हैं उसके लिए सही होता है। लेकिन वर्तमान जो अभी आपका जो संज्ञानात्मक स्तर है उससे बहुत अलग, मतलब परे हट करके आप कोई काम करना चाहते हैं, कैसे पॉसिबल है? आप मोबाइल के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप पता चले कि आप लैपटॉप के बारे में कुछ रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हो, आप वेबसाइट के बारे में जानते हो और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं एक्सेल सिखाऊंगा बच्चों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि एक्सेल सिखाऊंगा तो ये चीजें तो नहीं हो पाएंगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो बात ऐसी है कि जो चीजें आपको आती है उसी चीज के बारे में समझना समझाना, ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी चीज ऐसा है, समाज के अंदर आप कोई चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप समाज के अंदर जब जाओगे तो सीखोगे ना। जैसे कि लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जैसे वो कल को शादी होने के बाद दूसरे एक समाज में जाएंगे, तो सामाजिक संदर्भ उनको सीखना होगा। आप अपना घर का कल्चर था, जब मर्जी तब उठे, खाना नहीं आया तो मम्मी तो बना ही देंगी, मम्मी ने कुछ बोला डांट दो मम्मी को, मम्मी क्या करेंगे? कुछ नहीं। लेकिन जब जाओगी तो सास को नहीं डांट पाओगी, जाओगी तो पति को नहीं डांट पाओगी। अब जब डांटोगी तो फिर कलेश होगा, और कलेश होगा तो फिर वही होगा जो होता है, ठीक है, मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई, ये सब, परिवार खराब, बच्चों पर इसके असर पड़ेंगे। लेकिन अब कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 3 चीजें तो आप करना, एक चीज मत करना बिल्कुल भी। तब जाकर के आप समाज में ना वहां पर चीजों को सीख पाएंगे कि वहां का कल्चर क्या है। तो संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो ठीक है यार। दूसरों से बात कीजिए, पतिदेव से बात करें, सास से बात करें, सबसे इंटरेक्शन करें, ठीक है, और खुद से भी बात करें कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है नहीं है तो उनको समझाइए, ये बहुत जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सही चीज है। जो नहीं है वो गलत होगा, ये नहीं पूछा है ना, तो इसमें से 4 में से गलत होगा, वो आपको नहीं करना है वहां पे। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है, ठीक है, देखते हैं। विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर के आते हैं, ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ और प्रबलित व परिष्कृत होता है। अब देखिए, एक दूसरे का सहयोग करना है, पतिदेव का आप सहयोग करिए, ठीक है, और वो आपका सहयोग करें, सास का आप सहयोग करिए, सास आपका सहयोग करें। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, रिलेशनशिप जो होता है ना बहुत सुदृढ़ होता है, मतलब कि एकदम स्थायी होगा, मजबूत होगा। और वो जो होता है ना परिष्कृत, मतलब कि आप देखोगे ना कि रिलेशनशिप बहुत आपको साफ सुथरा दिखने को मिलेगा। हर कोई आपके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की तारीफ करेगा, देखो सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है। तो ये तो अच्छी बात है भाई, ये भी अच्छी बात है, ठीक है, पहला तो अच्छा है ही। अब दूसरा और तीसरा में देखते हैं कि विद्यार्थी स्कूल में अपने संस्कृति से बहुत कुछ सीखता है। तो बिल्कुल सही बात है, स्कूल में भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, तो वहां से भी बच्चा सीखता है। लेकिन सीखने का सभी कार्य व्यक्ति अपने दिमाग में करता है। आप सोच के देखो, दिमाग से खेलना है कि सास को कैसे तंग करना है, बहू को कैसे तंग करना है, ये दिमाग से चल रहा खेल। सामने जैसे बोलते हैं ना, मुंह में क्या बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ है। तो वो चीज होती है, प्यार प्यार से बात करना और उसके बाद मौका मिले तो वार करना। तो ये वाला जो है ना दिमाग से खेलने वाला हिसाब किताब गलत होता है, और जो गलत होता है वही सही होता है। आंसर नंबर 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर नंबर 2 है। क्या दिमाग से नहीं सोचना, देखिए वही आंसर है, आंसर नंबर 2। ये समाज की चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। कौन सा कारक असफलता के लिए जिम्मेदार है? जीवन में आप असफल हो जाते हैं एक विद्यार्थी के तौर पर, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको असफल बनाती है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, वो चीज पढ़ना जो कि
आप देखोगे कि कॉन्टेक्स्ट का है ही नहीं पार्ट, तो ये तो बनाएगी असफल। ये तो मुझे लग रहा है आंसर फर्स्ट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके, ये तो सही बात है, ठीक है, ये तो सही बात है, लेकिन ये सफलता के लिए है तो असफलता के लिए तो गलत हो गया। असफलता के लिए तो ये बात हो जाती है भाई। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, ये भी सही बात है, सफल होने के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा क्या है, असफल, तो असफल के लिए नहीं है, सफलता के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान, ये भी सही बात है, सफल होने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान रखना पड़ता है, लेकिन असफल के लिए आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए आंसर फर्स्ट, राइट आंसर। चलिए, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, विनम्र, आंशिक, निष्क्रिय। बताइए क्या हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताओगे? नहीं बताओगे, पता है, क्योंकि देखो यूट्यूब जो है 600-800 लोगों को मेरा वीडियो भेजता ही है, तो व्यूज कहाँ से आएंगे यार? अब इसलिए भी भेजता है क्योंकि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो भेजे क्यों? जैसे ही कि एक हफ्ता होगा, देखना यूट्यूब सबके पास भेजेगा और सभी बड़े प्यार से देखेंगे इस चीज को, ठीक है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, इस चीज को याद रखिए। ये जो विनम्र है ना, ये बड़ा खतरनाक शब्द है, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान मीठा बोल करके बहुत सारी चीजें करा लेता है। सर प्लीज मैं कल नहीं आ पाऊंगा सर, नहीं आ पाऊंगी सर, हाँ, तो ऐसे करके आप सक्रिय भागीदारी कैसे कर पाओगे? हाँ, अधिगम नहीं हो सकती, प्रभावी अधिगम नहीं हो सकती, आपको सक्रिय होना पड़ेगा। प्लीज मेरा सर होमवर्क कंप्लीट नहीं है, मुझे मत कुछ बोलो, ठीक है, तो ऐसे नहीं, विनम्र नहीं बनना है। आंशिक कभी कभी ये नहीं, निष्क्रिय तो ये भी गलत है, तो आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देख लिया करो, नीचे जो है ना आंसर आपको देखने को मिलते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। आदि संज्ञान कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर है। केवल वाले तो गलत हो गए ऑप्शन, ठीक है। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं, गलत है, देरी को नहीं दर्शाते हैं भाई, बहुत अच्छी चीज को दर्शाते हैं। तो अधिसंज्ञान कौशल जो होते हैं वो चिंतन को और अधिगम को नियमित करते हैं मेरे हिसाब से, और संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते हैं, ये गलत आंसर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्पैक्ट नहीं डालते हैं भाई, डालते हैं, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर इसके पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, और इस पर जाकर के विजिट करिए। देखो पढ़ने वाला अगर काम नहीं करोगे ना, आप सोचोगे कि हम पढ़े ना, सिर्फ वीडियो देख करके हम सफलता अर्जित कर लें, अरे सीटेट तो पास कर जाओगे बच्चे में, लेकिन नहीं कर पाओगे। सफलता सुनिश्चित करने के लिए चाहे यहाँ से पढ़ो चाहे कहीं से, बुक तो पढ़नी इंपॉर्टेंट है, नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बार बार वीडियो देख करके खोलोगे उससे कोई फायदा नहीं है, बेवजह के टाइम वेस्टेज है, ठीक है। 300 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराने के तौर पर हूँ। और चलिए 291 नंबर प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब कुछ आखिरी के प्रश्न हैं जिनको हम निपटाएंगे और 300 क्वेश्चन को हम लोग टारगेट को अचीव करेंगे। क्योंकि देखो भाई, मेरे भी व्यूज आए चाहे ना आए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज को पड़ता है कि मैंने जो बोला है उस चीज को मैं करूं, और आप भी अपने लाइफ में इस चीज को जरूर करना। त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है, भाई गलत बात है। त्रुटियां ही तो सिखाती हैं आपको, अगर त्रुटि नहीं होगी तो आप कर ही नहीं सकते। अब अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों का एग्जाम्पल मैं बहुत सीधा सा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिगम मतलब कि होता है सीखना, और सीखना मतलब कि कुछ भी, जैसे आप बाइक चलाना सीखते हो, छोड़ दो बाइक को, गोली मारो इसको, आप साइकिल चलाना सीखते हो। जब साइकिल चलाना सीखते हो तो आप पहली बार में चला पाते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। आप गिरते हो, गलतियां करते हो, बोला जाता है कि अरे सामने देखो सामने, तो आप पता चले पैडल देखते हो, तो पैडल जब देखते हो तो पैडल बार बार बोला जाता है अरे पैडल मत देखो, बट फिर भी आप बार बार पैडल देखते हो, और ये हर किसी के साथ होता है। तो ये त्रुटि करते हो तभी तो चीजों को सीखते हो कि नहीं पैडल देखेंगे तो गिर जाएंगे, सामने देखना है, पैडल को बस मारते रहना है अनुभव के हिसाब से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो भूमिका होती है त्रुटियों की। त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर के खत्म कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है भाई। या तो त्रुटि कर रहा है तो साइकिल, बोल रहा हूं ना आगे देखने के लिए, नीचे देख रहा है, चल छोड़ इधर, साइकिल दे इधर, नहीं चलाना तुझे, तो वो सीख पाएगा कभी? तो इनाम नहीं देना है, और इनाम ये नहीं देना है, और सजा भी ये नहीं देना है भाई, ठीक है। त्रुटि पर इनाम तो दिया नहीं जा सकता भाई कि चलो बहुत बढ़िया तुमने गलती करी, ये लो एक चॉकलेट, तो बच्चा तो हमेशा गलती करेगा, और सजा दे दोगे तो बच्चा सीखेगा ही, ये भी गलत बात है। त्रुटियों पर चर्चा करनी चाहिए, विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। विश्लेषण मतलब होता है चीजों को तोड़ तोड़ करके, जैसे कि जैसे कि एक चॉकलेट है इतने लंबा सा, 3 घर में लोग हैं तो इसको हम लोग विश्लेषित करके दे सकते हैं, एक तू खा ले, एक तू खा ले, एक तू खा ले। तो इस तरीके से समस्या पर भी, त्रुटियों पर, गलतियों पर भी आप चर्चा कीजिए,
अब आप अपने बच्चे को ले गए साइकिल सिखाने के लिए, तो उससे चर्चा कीजिए, देखो बेटा होता ऐसा है कि ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल है, ठीक है। अब इस साइकिल पे ये देखो, ये पहिया है जो, इस पर अगर आप देखोगे तो आप आगे नहीं देख पाओगे ना, आप कहीं दीवार में लड़ सकते हो। तो बात ऐसी है कि सामने देखो, हम तो है ना पीछे, हम आपको धक्का देंगे, आप बस हैंडल को घुमाओ, आगे पीछे करो और सीख जाओगे। तो त्रुटियों पर चर्चा करनी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज में अगर गलती होती है तो चीजें हो सकती हैं। विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की खोज स्वयं करें और सुधारने में सक्षम नहीं होते हैं, ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं है। वो कई बार अपने त्रुटियों को खुद खोजते हैं, अगर कोई नहीं है तो खुद ही करना पड़ेगा। आंसर नंबर फर्स्ट थर्ड जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं कि कितना समझाते हो, क्या जरूरत है समझाने का, क्वेश्चन आंसर फटाफट बता दो। भाई पेडागोजी है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं मन करे तो इंसान नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं है। हमें तो भाई व्यूज के लिए वैसे भी नहीं छापना है कि हम ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा करके व्यूज ले लें, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा के। वो करने हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो सीख सकते हो। 4 बच्चे 5 बच्चे भी मेरे अगर लगाने से शिक्षक बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बड़ा नंबर है। एक आदमी की जिंदगी अगर बदल देता है तो बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, हमारे ऑफलाइन बैचेस में तो जितने बच्चे हैं सबका सिलेक्शन होना ही है, 2-4 बच्चों को छोड़ के, क्योंकि हर जगह अपवाद है। लेकिन ऑनलाइन में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ करा जाए, तो वो मैं करता हूँ जो दिल से करना होता है, जो पूरा मन लगा के करना होता है। तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो देखिए, अब यहां पर देखेंगे कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो देखिए, जो हम लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग के अंदर, ठीक है, लर्निंग के अंदर क्या हमारे इमोशंस नहीं होते हैं क्या? जब हमें इमोशन आते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम टीचर भर्ती को लेकर के बहुत इमोशनल हैं, कभी कभी सोच सोच के ऐसा लगता है यार कि भर्ती क्यों नहीं आ रही, आती तो क्या सब पूरा जी जान लगा देते भर्ती को लेकर के। कई बार बच्चा रोता भी है, कई बार खुश भी होता है कि चलो अब भर्ती आ गई है, अब सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर रोता है इस चीज को लेकर के, अफसोस जताता है इस चीज को लेकर के, मेरा नहीं हो पाया। रीजन क्या है? क्योंकि कई हद तक लर्निंग जो है ना इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, ठीक है। इमोशन के साथ नहीं जुड़ा है, ये गलत बात है। सकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण नकारात्मक कर देता है। इमोशनल अगर अच्छा है तो क्या आप अधिगम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। नकारात्मक संवेग प्रभावित करता है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप इमोशनल नहीं हो, आप हमेशा दिन भर रोते रहते हो, तो आप कोई चीज सीख सकते हो क्या? कभी नहीं सीख सकते। आप हमेशा टेंशन में रहते हो, एकदम डर का एक भय है आपके अंदर, ठीक है, आप एकदम डरे हुए हो, तो आप कभी भी लर्निंग नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, आपको दोनों को बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा और आंसर नंबर फर्स्ट को आंसर करके आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए 93 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरीके के लक्ष्य का उदाहरण है? अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हो और अपनी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करना चाहते हो, और उसके लिए क्या करना चाहते हो? आप किताब पढ़ रहे हो। तो ये किस तरीके का लक्ष्य होता है भाई? ठीक है, एक प्रश्न ऐसा आया जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप इस चीज को समझना चाहते हो कि हाँ यार, इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, और उस चीज को कहीं नहीं पाते हो आप, और आप चाहते हो किताबों में। और यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और यहाँ पर नोट्स, यहाँ पर आप तलाशने के लिए मान लो चले जाते हो। तो जब यहाँ पर तलाशने के लिए जाते हो तो ये क्या करना चाहते हो आप? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। ठीक लग रहा है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं आप उस चीज को अचीव करना चाहते हो। अवॉइड कर रहे हो, अवॉइडेंस ओरिएंट मास्टरी गोल्स, परिहार उन्मुख महारत। आप अवॉइड कहाँ कर रहे हो? आप अवॉइड करते तो पढ़ने ही नहीं जाते, आप तो जाना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो। अप्रोच ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, प्रदर्शन की दिशा में। प्रदर्शन की बात तो हो ही नहीं रही ना यहाँ पर, ठीक है। प्रदर्शन की बात कहाँ हो रही है यहाँ पर? किसी भी तरीके के अप्रोच की बात ही नहीं हो रही है कि आप अप्रोच हम किसी चीज के बारे में करते हैं, किसी चीज के बारे में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पर भी अवॉइड हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, ना कि 3। अगर 3 होता है तो देखते हैं क्या होता है। चले, 3 होगा ही नहीं, आंसर नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, क्योंकि महारत हासिल करने के लिए अप्रोच जो है वो मास्टर को लेकर के है, ना कि आपका परफॉर्मेंस को लेकर के है, ठीक है। तो आप मास्टरी चाहते हैं, इस वजह से किताबों को पढ़ना चाहते हैं, ना कि परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आप अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। और जिज्ञासा शांत होगी, क्यों होगी? क्योंकि आप उस चीज में मास्टर बनना चाहते हैं। परफॉर्मेंस करना होता तो आप चीजों को सीखते, ना कि जिज्ञासा को शांत करते। आंसर नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, विषय
बहुविषयता और समग्र शिक्षा। तो देखिए कठोर पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं इसको देखो कि बोरिया में भर करके और गढ़ा में फेंक दिया गया है। सिद्ध भाषा में अगर मैं बात करूं तो कठोर पाठ्यक्रम बहुत ही वाहियात चीज है और इसको यहाँ पर डिनाई करा गया है। ठीक है, बहुविषयकता, ठीक है, बहुत तरीके के विषय के बारे में बात करी गई है और समग्र शिक्षा मतलब कि हर तरीके से होलिस्टिक एजुकेशन की बात की गई है। परीक्षा की ओर तो बिल्कुल नहीं भागना है आपको। परीक्षा देखो, अब कितने सारे लोग डिग्री लेकर के बैठे हैं, आपने परीक्षा पास नहीं करी है, बट फिर भी नौकरी के लिए लाले पड़े हैं ना। क्यों पड़े हैं? रीजन है, परीक्षा से जीवन में सफलता नहीं मिलती और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा पास करने के बाद भी हैप्पी हैं। रीजन क्या है? क्योंकि वो जिंदगी की सच्चाई को जानते हैं कि नौकरी ही आपको डिसाइड नहीं करेगी कि आप जीवन में कितने खुश हो नहीं हो। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मैं कामयाब बना। अबे क्या कामयाब बने तुम? मान के चलो कोई व्यक्ति है जो 2000 करोड़ की कंपनी बना लेता है, मैं कामयाब कैसे बना? देखिए, अरे कामयाब नहीं है, आपने पैसा कमाया 2000 करोड़ रुपए, और पैसा कमाना कामयाबी नहीं है। आप देखोगे गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं और घर के अंदर बंद होते हैं, क्या कामयाबी है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं और जीवन को इतना तरीके से जीते हैं ना कि मजा आ जाता है देख करके, और ऐसा लगता है यार वाकई में जीवन ऐसे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस चीज को बनाया है और टाइम, जो भी चीज है ना, हर एक चीज टाइम लेती है। ठीक है, तो सफलता के लिए जरूरी नहीं आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं और अच्छा पैसा कमा ले तो ही आप सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए नई शिक्षा नीति परीक्षा पर तो कभी भी बल नहीं देती है। आपने स्टार्टअप कर लिया, बिजनेस खोल दिया, चाय बेच दिया, पैसा कमा लिए, तो क्या हो गया? आप सक्सेसफुल लाइफ जी लिए? ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत लंबा प्रोसेस है। 1 साल 2 साल पैसे कमा लेने से, 4 साल पैसे कमा लेने से नहीं, लॉन्ग टाइम तक आपको एक चीज को लेकर के मेंटेन करना है, और वो चीज होती है आपका माइंड। अगर वो आपका संतुष्ट है तो आप जीवन में कभी भी सफलता से वंचित नहीं रह सकते। आप सफल मानिए अपने आप को। योगात्मक तरीके मतलब कि वही है, समेटिव मेथड मतलब कि रिजल्ट को चेक करना, भाई आप कितने नंबर लाते हो, आपका दोस्त कितना नंबर लाता है, आप 80 लाते हो, दोस्त 81 लाता है, तो ये ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस तरीके का आकलन इस चीज पर बारे में बात नहीं करी जाती है, ये भी गलत है। आंसर नंबर जो होगा राइट आंसर 2 होगा। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, अरे यह मेरे लिए है, लड़कियां कार से नहीं खेलती। ये क्या वाक्य दर्शाता है? लचीलापन नहीं, प्रासंगिकता नहीं, रूढ़िवादिता। ठीक है, स्टेरियोटाइप, सोच ही ऐसी है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन में ही इस चीज के बारे में बता दी गई। 1 साल 2 साल की, 3 साल की जब थी तो उसको कार कभी मिला ही नहीं, उसको तो हमेशा गुड़िया ला दिया गया। और जब भी आप देखोगे, अपने घर में भी देखोगे, जब भी मम्मी लोग जाती हैं तो एक बच्ची जो होगी उसके लिए गुड़िया लेकर के आएंगी और बच्चे के लिए कार लेकर के आएंगी। और ये चीज है और ये रियलिटी है। सिंपल सी बात है, जब बच्चा जो सीखेगा वही तो होगा ना। ठीक है, आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा। कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? अब कक्षा में मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, 30 बच्चे हैं मेरे पास। ठीक है, 30 बच्चे हैं मेरे पास। इन 30 बच्चों में अगर मैं मान के चलता हूं, ठीक है, कि इनमें संस्कृति और भाषाई भिन्नता को ध्यान में रखना है। आपकी संस्कृति, ये कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कोई किसी कास्ट से है, कोई किसी कास्ट से है, सबकी भाषाएं अलग हैं, उन सबका मैं ध्यान रख रहा हूं यहाँ पर फिलहाल के लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए कि प्रभावी हो जाए नीति? 3 तो गलत होगा, 1 बढ़िया होगा भाई। अब कौन सी ऐसा बढ़िया वाला ऑप्शन है जिसको हमें टिक करके 1 नंबर लूटना है? तो मानकीकृत और कठोर पाठ्य, ऐसा कठोर पाठ्यचर्या बना दूं कि किसी को समझ में आए, किसी को ना समझ में आए, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग है, गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देशों के तरीकों का उपयोग, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना, ये तो गलत हो जाना, बिल्कुल गलत है। विभिन्नताओं का अभाव के रूप में न दिखना, ये वाला जो होगा राइट आंसर होगा। निर्देश के तरीकों का उपयोग करोगे तो ये भी गलत आंसर है यार। तो विभिन्नता है, अब विभिन्नता यहाँ पर है, जैसे कि मान के चलो कि ये कोई बहुत सारे बच्चे, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से अपने कल्चर को बताता है, अपने कल्चर से सीख के आता है, उसकी भाषा अलग अलग है, तो उसको हम अभाव के रूप में नहीं देखेंगे कि यार ये कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर। पता चले कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू, फारसी, सब कुछ बोल रहे हैं सब ये, ठीक है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई खड़ी भाषा बोल रहा है, कोई तो अपने आप को एकदम अमेरिकन इंग्लिश मैन समझ रखा है। तो इन सब चीजों को अच्छा मानना है, क्योंकि एक बच्चा उर्दू बोलता है, कोई बच्चा संस्कृत बोलता है, कोई बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो एक दूसरे को सीखेंगे। अरे अस्ति, अस्ति मतलब है, अच्छा, तो घर में जाकर बोलेगा अस्ति, कार किसका है, कार किसका अस्ति, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक बच्चे क्रिएटिविटी का माहौल घर में क्रिएट करते हैं, क्योंकि बच्चे मन के सच, आपको पता ही है, आपने भी बचपन में ये चीज देखी हो, कोई चीज जानते हो तो सबके साथ शेयर करने की कोशिश करते हो। राइट आंसर, आंसर नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। तो चीजें ऐसे सिखानी पड़ती है बच्चों को
बच्चे क्रिएटिव होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है क्या भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देना महत्वपूर्ण है। तो नई शिक्षा नीति रैंक देने के बारे में बात नहीं करती है। गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, ठीक लग रहा। बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए निश्चित अवधि में बच्चों का पता लगाइए, ये मुझे गलत लग रहा है। लेकिन आगे देखते हैं गलत लग रहा है कि नहीं। देखते हैं, निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण। देखते हैं अभी, वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, गलत बात है। औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से ही आप शैक्षणिक वर्ष में ली जाने वाली उसे मतलब कि माध्यम से किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? शैक्षणिक वर्ष में एक बार में ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है, बट फिर भी इस चीज को समझिए कि शैक्षणिक वर्ष जो चल रहा है उसमें एक बार ली जाने वाली परीक्षा जो है औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक बार ली जाने वाली परीक्षाएं जो है औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से करना चाहिए। देखिए, किसी भी बच्चे का परीक्षा लेना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ औपचारिक तरीके से परीक्षा ले। औपचारिक मतलब होता है अमूर्त, जो कि विद्यालय की परीक्षा होती है। तो परीक्षा को हर तरीके से आपको लेना है। बच्चों को एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाना है, तो बिल्कुल ठीक है, एक निश्चित अवधि में बच्चों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। तो सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र कैसे हो सकता है? सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र हो जाएगा तो बच्चा कैसे सीखेगा यार, ठीक है। तो बच्चे को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना पड़ेगा। ये गलत लग रहा था, बट मुझे लग रहा है कि यही सही होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, चलिए देखिए, यही सही होगा भी। सिंपल सी बात है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे निश्चित अवधि में कैसे बच्चा सीखेगा। बच्चे को ना खुला छोड़ दो, कोई भी अवधि बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि बच्चों की प्रगति की बात की जा रही है। जब बच्चों की प्रगति को ध्यान में रखा जाता है तो नई शिक्षा नीति इसी चीज के बारे में बात करती है, बच्चों की प्रगति की। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन। क्षमता आधारित कठोर समूहन, ये गलत लग रहा है। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना, गलत बात है। ध्यान रखना और सम्मान करना तो ठीक लग रहा है यार। रुको आगे देखते हैं। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, केवल हो गया, ये भी गलत है। गलत हो गया ये। जिन्हें दिव्यांग हैं तो उनके बारे में रूढ़िवादिता बनाना गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड। कहने का मतलब है कि आप अगर व्यक्तिगत मतभेद है आपका और मेरा, तो हमें सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का। बोलते हैं ना मतभेद है, मतभेद है, मनभेद है, ऐसा कुछ करके बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का सम्मान करना चाहिए। आंसर नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उनका सम्मान करना पड़ेगा, ध्यान नहीं रखना है, सम्मान करना उस चीज का। कौन सा ऐसा व्यवहार है जो पठन वैफल्य की पहचान करता है? तो वो है डी को बी लिखना, 21 को 12 लिखना। यही वाला जो होगा पठन, पठन वैफल्य की पहचान करता है, ठीक है। ये वाला आंसर जो होगा आंसर नंबर फर्स्ट। कम अवधि ध्यान, ये तो ADHD का है, बार बार स्वभाव को बदलना है, ये भी कोई मतलब नहीं। अपमानजनक शब्द, ये भी नहीं मतलब है। तो बी को डी लिख देना है और 21 को 12 लिख देना है। ये पठन वैफल्य की पहचान है, मतलब डिसलेक्सिया की पहचान। सॉरी, पठन वैफल्य नहीं होना चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्ग्राफिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर या तो पठन वैफल्य है तो यहाँ पर पढ़ना होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर पढ़ना होना चाहिए, पढ़ना, ठीक है। चलिए आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अंत भला तो सब भला। वो विद्यार्थी जिन्हें स्वाधीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है? अभिव्यंजन और ग्रहणशील संसार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, स्थूल गत्यात्मक कौशलों में चुनौती। तो एक बच्चा है स्वलीनता वो होता जो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। तारे जमीन पर जो बच्चा था उसको स्वलीनता था, उस चीज को आप देख लीजिएगा। एक बार फोटो वगैरह आप गूगल पे सर्च कर लेंगे तो देख लेंगे, यूट्यूब पर भी देख लेंगे किस तरीके का बच्चे एक्टिविटी होती है। ये सब चीजें आप लोग खुद क्रिएटिविटी के तौर पर करिए। जो चीज आपको नहीं पता ना उसको एक बार दूसरे टीचर से मत ढूंढिए, टीचर तो पढ़ाएगा, बहुत सारे वीडियोज हैं अवेलेबल, उनको देखिए और उनकी पहचान उनके सामने आने वाले किस क्षेत्र से चुनौती की जा सकती है। तो सिंपल सी बात है, चुनौतियां क्या हो सकती हैं, बच्चों के लिए क्या चुनौती है, कैसे पहचाना जा सकता है कि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती।
दिनचर्या तो अपना करते ही हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो इंटरेक्शन ही नहीं कर पाते। जब आपसे मैं बात करूंगा, आप मुझसे बात करोगे तभी तो सीखोगे, लेकिन नहीं बात करोगे तो कैसे सीखोगे? तो सिंपल सी बात है, वो ग्रहण नहीं कर पाते। ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अभिव्यंजन बताओ, ये क्या है? तो ये वो दोस्त होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अभिव्यंजन मतलब होता है एक्सप्रेशन। तो ये कोई भी चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और ना ही इंटरेक्शन करते हैं समाज के लोगों से, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये लोग ना इन बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, इस तरीके के प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाते हैं। वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, लोगों के सामने जाने से डर लगने लगता है। तो ये वाला जो आंसर होगा वो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दिनचर्या का पालन कर लेते हैं, सूचनाओं को याद रखने में चुनौती ऐसा नहीं है, हो सकता है वो चीज़ों को याद कर ले, बस वो इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। स्थूल गत्यात्मक मतलब चलना फिरना उनके लिए मुश्किल का ऐसा नहीं है, चल फिर सब लेते हैं, बस ये है कि चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, या लोगों से ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ना ही अडॉप्ट करते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। देखिए 300 और 300 ये कंप्लीट हो गया। चलिए, मैंने अपना कोटा पूरा किया और मैंने अपना टारगेट पूरा किया। पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर मिलता रहता है। नोट्स आप पढ़िए जाकर के दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। ख्याल रखेंगे अपना।